क्या ये सच है? मैंने नहीं सोचा था कि 8 टाइटन्स 11वें स्तर पर हवा और बारिश को बुला पाएंगे। वे 11वें स्तर के शासक थे, लेकिन अंत में वे एक ही वार में मारे गए। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता, भले ही मुझे पीट पीट कर मार दिया जाता। वास्तव में चियांग झान के पास अद्वितीय दिव्य शक्ति है और वो हर चीज को नीचे से देख रहा है। उसकी ताकत के साथ नरक 18 परत में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके। यहां तक कि दानव भगवान मंदिर का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति काला कछुआ भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं वास्तव में चियांग झान और काले कछुए, मोतियान, जुवुशांग और अन्य के बीच लड़ाई का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ये अजेय विशेषज्ञों की 2 युवा पीढ़ी के बीच लड़ाई का चरम है। बस इसके बारे में सोचकर ही मेरा खून खौल उठता है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद धर्मी और शैतान दांव के हजारों विशेषज्ञ आपस में चर्चा कर रहे थे। उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे चियांग झान ने एक ही वार में 8 महान वज्रों को मार डाला था, और वे इस अद्वितीय प्रतिभा के प्रति आदर और सम्मान से भरे हुए थे। जिया फेक्सु और एओ चांगकोंग के चेहरे भी सदमे से भरे हुए थे। हालांकि वे जानते थे कि चियांग झान की ताकत मैजिक इमेज स्टेज अपराजय विशेषज्ञ के बराबर थी, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना शक्तिशाली होगा। आपको पता होना चाहिए कि चियांग झान के अभी अभी के वार ने स्वर्ग और पृथ्वी को अलग कर दिया था। शक्ति बेजोड़ थी, लेकिन उसने सबसे शक्तिशाली 1000 चक्र पुनर्जन्म ब्लेड तकनीक का उपयोग नहीं किया। दूसरे शब्दों में, चियांग झान ने एक ही वार में उन सभी 8 को मार डाला था। उसने अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति का भी इस्तेमाल नहीं किया। इस विचार को ध्यान में रखते हुए जिया फेक्सु और एओ चांगकोंग अपने दिल की गहराई से चियांग झान के लिए प्रशंसा से भर गए। चियांग झान को आसपास के लोगों के सदमे की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका सारा ध्यान 8 संरक्षक देवताओं द्वारा छोड़े गए स्टोरेज रिंग पर केंद्रित था। खून से लाल रंगी हुई जमीन पर स्टोरेज रिंग हीरे की तरह एक शानदार रोशनी के साथ चमक रही थी, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। चियांग झान ने अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया और एक शक्तिशाली और दबंग चूषण बल उसकी हथेली की गहराई से फट पड़ा। तुरंत 8 स्टोरेज रिंग्स उसके हाथ में उड़ गई, जैसे पक्षी अपने घोंसले में लौट रहे हों। ये 8 महान स्वर्गीय राजाओं की स्टोरेज रिंग्स थी। ये 8 लोग नरक के 11वें स्तर पर भाग रहे थे। उन्होंने जो चाहा वो किया, अनगिनत धर्मपथ के शिष्यों को मार डाला। यहां तक कि शैतान दाव विशेषज्ञ ने भी कई लोगों को मार डाला और लूट लिया। ये कल्पना की जा सकती थी कि उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी। अपने दिल में उत्साह के साथ चियांग झान ने एक स्टोरेज रिंग खोली। उसने देखा कि अंदर एक बड़ी मात्रा में हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन जमा है, जैसे कि एक पहाड़ की चोटी हो। उनमें से कम 10 मिलियन थे, जिसमें सभी प्रकार की उच्च श्रेणी की कीमती गोलियां शामिल थी। खजाने और गहन रैंक, उच्च स्तरीय युद्ध कौशल, सभी अमूल्य साधना संसाधन थे। इसके अलावा चियांग झान को अनगिनत खजानों के बीच एक काला पत्थर मिला। ये एक अंडे के आकार का था और इसका आकार अनियमित था। ये साधारण लग रहा था। हालांकि चट्टान के अंदर लगातार मौत की एक राजसी आभा उत्सर्जित हो रही थी, जिससे लोग डर से कांप रहे थे। इसके अलावा चियांग झान मौत की विशाल आभा से संक्रमित हो गया था। वो अपने रक्त और क्यूई को भी खराब होते हुए महसूस कर सकता था और उसकी जीवन शक्ति कमजोर हो रही थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके शरीर में मृत्यु की उत्पत्ति की अवशिष्ट शक्ति थी। यह स्पष्ट था कि काली चट्टान में मृत्यु की उत्पत्ति की एक मजबूत शक्ति थी। क्या यह पौराणिक मूल क्रिस्टल हो सकता है? चियांग झान ने कहा। उसकी आंखों में अचानक एक चौंकाने वाला रंग दिखाई दिया। मूल क्रिस्टल को स्रोत ऊर्जा से संघनित कहा जाता था। इस तरह का खजाना बेहद दुर्लभ था,
ये केवल उस स्थान पर दिखाई देगा जहां स्रोत ऊर्जा सबसे मजबूत थी। इसके अलावा इसे क्रिस्टलीकृत होने से पहले हजारों वर्षों के संचय की आवश्यकता होगी। मार्शल आर्टिस्ट के लिए स्रोत ऊर्जा को समझना अकल्पनीय लाभ था। पिछली बार जब चियांग झान ने स्वर्गीय क्लेश को पार किया तो वो विभिन्न प्रकार की विशेष स्रोत ऊर्जा से घायल हो गया था। हालांकि ये क्षय हो गया था, पुनर्जन्म स्रोत पूरी तरह से परिष्कृत हो गया था और अन्य स्रोत ऊर्जा को सील कर दिया गया था। उसकी चोटें अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। इस तरह की चोट को अविनाशी मूल ऊर्जा द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता था और एक उच्च श्रेणी की कीमती गोली का सेवन करने का कोई फायदा नहीं था। इससे पूरी तरह से छुटकारा पाने का केवल एक ही तरीका था और वो था शेष 5 प्रकार की विशेष स्रोत ऊर्जा को समझना और एक विशेष विशेषता सैबरसोल की चमक को संघनित करना। हालांकि चियांग झान की असाधारण समझ क्षमता के बावजूद विशेष मूल ऊर्जा को समझना बेहद मुश्किल था, जब तक कि कोई उसे अन्य 5 प्रकार की विशेष मूल ऊर्जा को समझने का अनुभव न सिखाए। इस तरह वो स्वाभाविक रूप से सफल हो जाएगा। दुर्भाग्य से ये असंभव था, क्योंकि चियांग झान के पास कोई ऐसा जिनसिंग नहीं था जो अन्य 5 विशेष मूल शक्तियों को समझ सके। इस क्षेत्र में अनुभव की तो बात ही छोड़िए। ऐसी परिस्थितियों में चियांग झान अपने शरीर के भीतर बंद विशेष मूल ऊर्जा को समझने की हिम्मत नहीं कर सका। अगर ऐसा होता तो बहुत संभावना थी कि उसे अकल्पनीय चोटें लगेंगी, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार जब उसने पुनर्जन्म मूल ऊर्जा को समझा था। सरल शब्दों में कहें तो चियांग झान के शरीर के भीतर बंद विशेष मूल ऊर्जा एक ऐसे जानवर की तरह थी जिसे कैद कर लिया गया था। एक बार जब इसे मुक्त कर दिया गया तो इसे दबाने के लिए पर्याप्त शक्ति के बिना परिणाम अकल्पनीय होंगे। हालांकि अब ये सभी समस्याएं हल हो गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि चियांग झान ने डेथ ओरिजिनल क्रिस्टल प्राप्त किया था, जिससे वह इसे आसानी से समझ सकता था। हालांकि कठिनाई कम नहीं हुई थी, लेकिन इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। आखिरकार चियांग झान में रैंक 2 के शिखर, अमरता और भक्षण की हत्या करने की मंशा थी। क्षय, पुनर्जन्म, ब्लेड आत्मा के 5 विशेष गुणों की चमक। वो मृत्यु की उत्पत्ति की शक्ति का पूरी तरह से विरोध कर सकता था। इस तरह का बाहरी प्रभाव उसके शरीर में छिपे खतरे से अतुलनीय था। ये 2 अलग अलग युद्ध क्षेत्रों की तरह था। उन्हें बाहरी दुनिया में बेईमानी से नष्ट किया जा सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो गए। हालांकि अगर चियांग झान के शरीर में कोई संघर्ष होता तो निस्संदेह उसे चोट पहुंचती। सोचते हुए चियांग झान ने पहली स्टोरेज रिंग को हटा दिया और अन्य 7 स्टोरेज रिंग को खोल दिया। यह स्वीकार करना होगा कि 8 महान वज्रों ने नरक के 11वें स्तर पर प्रभुत्व जमाया था और अनगिनत कीमती संसाधनों को लूटा था। हालांकि डेथ ओरिजिनल क्रिस्टल के अलावा कोई अन्य खजाना नहीं था जो चियांग झान के लिए उपयोगी हो सकता था। जितनी बड़ी उम्मीद उतनी ही बड़ी निराशा। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। उसने सारा स्टोरेज रिंग लिया और जिया, फैक्सू और एओ चांगकोंग के पास चला गया। उसने सभी खेती के संसाधनों को समान रूप से वितरित किया और उन्हें उन दोनों को सौंप दिया। जिया, फैक्सू और एओ चांगकोंग को खेती के संसाधनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, भले ही वो मृत्यु मूल क्रिस्टल ही क्यों न हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने समझ और वध की कला में महारत हासिल कर ली थी। अमर द्वारा स्रोत ऊर्जा को भस्म करने का अनुभव अभी तक खोजा जाना बाकी था। मृत्यु की सारगर्भित ऊर्जा का तो जिक्र ही नहीं। जूनियर सिस्टर जिया, मिस्टर एओ, हमारे लिए नरक के 12वें स्तर पर जाने का समय आ गया है। चियांग झान की नजर युद्ध के मैदान पर घूम गई। जब उसने नरक के 12वें स्तर की ओर जाने वाली खाई को देखा तो वो मंद मंद मुस्कुराया और उसमें कूद गया। उसके बाद जिया, फैक्सू और एओ चांगकोंग भी सभी की नजरों से ओझल हो गए। धर्मी और शैतान दांव के सभी शिष्यों ने चियांग झान
और अन्य लोगों को जाते हुए देखा। उनके दिलों में जो सदमा था वो लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। वे जानते थे कि इस लड़ाई के बाद नरक का 11वां स्तर अपना पिछला संतुलन हासिल कर लेगा। उन्हें अब दानव भगवान मंदिर के विशेषज्ञों द्वारा मारे जाने और लूटे जाने की चिंता नहीं करनी थी। और जैसे ही खबर फैली, चियांग झान और अन्य निश्चित रूप से पूरे नरक 18 परत को हिला देंगे। उसी समय नरक का 12वां स्तर अशांत अंतर्धाराओं से भर गया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। चियांग झान ने नरक के 11वें स्तर और नरक के 12वें स्तर को चीर दिया था, जिससे अनगिनत विशेषज्ञ भयभीत हो गए थे। हालांकि कोई नहीं जानता था कि क्या हुआ था। उन्हें यकीन था कि नरक के 11वें स्तर में एक अद्वितीय विशेषज्ञ प्रकट हुआ था। एक बार जब वो नरक के 12वें स्तर पर उतरा तो ये उनके लिए एक बड़ा खतरा लेकर आएगा। वास्तव में धर्मी और शैतान दाओं के अनगिनत विशेषज्ञों को इस बारे में बुरा लग रहा था। उन्हें डर था कि ये रहस्यमय विशेषज्ञ उनका दुश्मन बन जाएगा। उस स्थिति में ये दुनिया का अंत होगा। अथाह खाई में चियांग झान और अन्य लोग गिरते रहे। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद वे अंततः नरक की 12वीं परत पर उतरे। चारों ओर देखने पर वे अपने चारों ओर टूटी हुई जगह और समय देख सकते थे। जमीन तबाह हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पहले भी यहां विशेषज्ञ लड़ चुके थे। विशाल शून्य में समय समय पर मानव आकृतियां चमक रही थी। वे सभी शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहे थे। उनमें से अधिकांश मैजिक इमेज स्टेज सुपर विशेषज्ञ थे। यह स्पष्ट था कि नरक के 12वें स्तर में प्रवेश करने वाले विशेषज्ञ नरक के 11वें स्तर के लोगों से भी अधिक भयानक थे। हालांकि चियांग झान और अन्य लोगों ने इसे दिल पर नहीं लिया। उनमें से प्रत्येक नरक की 18 परत को पार करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। वे जहां भी जाते आत्मविश्वास से भरे रहते। अपने आसपास का निरीक्षण करने के बाद चियांग झान और अन्य लोग दूर तक उड़ गए। रास्ते में उन्होंने अनगिनत विशेषज्ञों और धर्मी शिष्यों को देखा। वहां दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान और शैतान दाव विशेषज्ञ भी थे। उनमें से अधिकांश सामान्य जादू छवि चरण योद्धाओं की तरह ही मजबूत थे। यहां तक कि कुछ ऐसे भी थे जिनकी ताकत ट्रांसेंडेंस दायरे के सुपर स्तर तक पहुंच गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि धर्मी मार्ग के शिष्य दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान और शैतान दाव विशेषज्ञ वास्तव में समूह बनाते थे। कुछ ने 3 से 5 के समूह बनाए और कुछ ने 7 से 8 के समूह बनाए। इस तरह की लाइनअप 8 महान वज्र से ज्यादा कमजोर नहीं थी। अनेक विशेषज्ञ इस घिनौने माहौल में अवसरों की तलाश कर रहे थे। बेशक धर्मी और राक्षसी ताकतें आग और पानी की तरह थी। एक बार जब वे मिले तो एक तीव्र युद्ध तुरंत शुरू हो जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं दिखाई देगा। चियांग झान और अन्य लोगों ने कुछ 100 मील की उड़ान भरी और एक खूनी और क्रूर लड़ाई देखी। ये आत्मा को झकझोर देने वाला और चौंकाने वाला था। एकमात्र सौभाग्यपूर्ण बात यह थी कि शैतान दाव विशेषज्ञ के हताहतों का अनुपात धर्मी शिष्यों से कहीं अधिक था। नरक के 12वें स्तर में रूढ़िवादी विशेषज्ञों ने स्पष्ट रूप से प्रमुख स्थान पर कब्जा कर लिया। चाहे वो व्यक्तिगत शक्ति या संख्या के मामले में हो, वे शैतान के मार्ग से श्रेष्ठ थे। वास्तव में ये अजीब नहीं था। उत्तरी सागर डोमेन मूल रूप से धर्मी मार्ग के शासन के अधीन था। यदि ऐसा नहीं होता तो दानव भगवान मंदिर और स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को एक निराशाजनक स्थिति में मजबूर नहीं किया जाता और वे एक बड़े पैमाने पर जवाबी हमला करने के लिए सेना में शामिल नहीं होते। हुआ जैसे ही चियांग झान और अन्य लोग तेज गति से उड़ रहे थे, अचानक सामने से शोर की एक लहर आई और ध्वनि की लहर आसमान तक बढ़ गई। चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी। उसने दूर से देखा कि हजारों मीटर दूर हर जगह विशेषज्ञ मौजूद थे। वहां लोगों की भारी भीड़ थी और शोर और उत्साह से भरा हुआ था। भीड़ में एक ऊंचा टीला था।
ये एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह ऊंचा खड़ा था और इसके चारों ओर जंगली हवाएं चल रही थी जो आकाश और पृथ्वी को हिला रही थी। धर्मी और शैतान दांव के दर्जनों विशेषज्ञ जो मैजिक इमेज स्टेज सुपर एक्सपर्ट के बराबर थे, उनमें से प्रत्येक ने एक अजेय आभा उत्सर्जित की। अद्वितीय और अद्वितीय, सभी दिशाओं को नीचे देखते हुए नरक के 12वें स्तर के दो सर्वोच्च विशेषज्ञों के बीच लड़ाई आखिरकार शुरू होने वाली है। ये वास्तव में रोमांचक है। मैंने सुना है कि सफेद बाघ की ताकत लगभग मैजिक इमेज स्टेज अपराजेय विशेषज्ञ के बराबर है। हालांकि चू हन फेंग नरक की 12वीं परत का अधिपति है, लेकिन अगर वो सफेद बाघ से लड़ता है तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। सफेद बाघ वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन चू हन फेंग की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता है। मुझे डर है कि इस लड़ाई का नतीजा केवल स्वर्ग ही जानता है। चर्चाएं ज्वार की लहरों की तरह फैल गई। जब चियांग झान ने चू हन फेंग शब्द सुने तो वो चौंक गया। क्या यह हो सकता है कि युवा मास्टर वुडी सफेद बाघ के साथ निर्णायक लड़ाई करने जा रहा है? चियांग झान ने खुद से कहा। उसकी आंखें अतुलनीय रूप से गंभीर हो गई। हालांकि इस दुनिया में एक ही नाम वाले कई लोग थे। हालांकि केवल कुछ ही ऐसे थे जो प्रशिक्षण के लिए नरक की 12वीं परत में आने की हिम्मत रखते थे। इसके अलावा वे सफेद बाघ के साथ निर्णायक लड़ाई करने जा रहे थे। इस तरह के संकेत ने उसे दृढ़ विश्वास दिलाया कि जिस चू हन फेंग के बारे में वे बात कर रहे थे वो अजय युवा मास्टर था। इसके अलावा चियांग झान ने सफेद बाघ के बारे में भी थोड़ा सुना था। ऐसा कहा जाता था कि सफेद बाघ दानव भगवान मंदिर में सबसे शक्तिशाली प्रतिभाओं में से एक था और काले कछुए को एक अजेय दिव्य जानवर के रूप में जाना जाता था। इसका शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। इसके अलावा सफेद बाघ के पास एक शानदार उपाधि थी। उसकी आक्रमण शक्ति अजेय थी और काले कछुए की रक्षा अजेय थी। इन दो दिव्य जानवरों की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और कोई भी उनके बारे में नहीं जानता था। वे निश्चित रूप से साधारण लोग नहीं थे। यहां तक कि 10 विशेष वंशों वाले स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञ भी उनसे लड़ने में सक्षम नहीं हो सकते थे। शायद यही कारण था कि कोई भी अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग के बारे में अधिक नहीं सोचता था। वास्तव में चियांग झान भी अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग के बारे में चिंतित था। जब से वे दिव्य मार्शल संप्रदाय के परीक्षण में अलग हुए थे, तब से वे पहले कभी नहीं मिले थे। उन्होंने सुना था कि अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग एक उपाधि प्राप्त बुजुर्ग के शिष्य बन गए थे। वो इस पूरे समय एकांत में साधना कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह दुनिया का पता लगाने के लिए नर्क 18 परत में भी आएगा। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग के दोस्त के रूप में वो संयोग से इस चरम युद्ध में शामिल हो गया था। चियांग झान ने मन बना लिया था कि अगर अजय युवा मास्टर चू हनफेंग सफेद बाघ का मुकाबला नहीं कर सकते तो वो निश्चित रूप से चुपचाप नहीं बैठेगा। जिया, फेक्सू और एओ चांगकोंग को नहीं पता था कि चियांग झान क्या सोच रहा था। वे आगामी युद्ध की प्रत्याशा से भरे हुए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वे चुपचाप प्रतीक्षा करते रहे। सभी दिशाओं से अधिक विशेषज्ञ एकत्र हुए। आकाश और पृथ्वी पर हर जगह मानव आकृतियां थी। इसका कोई अंत नहीं था। इतनी बड़ी लाइनअप सफेद बाघ और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग की लोकप्रियता को भी दिखा सकती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वे नरक के 12वें स्तर पर हावी होने में सक्षम थे। उनकी प्रतिष्ठा वास्तव में अच्छी तरह से योग्य थी। 2 घंटे बाद चियांग झान की आंखों से अचानक 2 अतुलनीय रूप से तेज ब्लेड की रोशनी निकली। उसने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। उसने देखा कि एक सफेद आकृति बिजली के बोल्ट की तरह आसमान से टूटती हुई एक पल में ऊंचे टीले पर आ गिरी। धमाका! जैसे ही वो व्यक्ति नीचे उतरा, पूरा टीला और आसपास की जमीन तुरंत ढह गई। इसने एक गहरी खाई बना दी और आसपास के कई विशेषज्ञ भयभीत पक्षियों की तरह घबराहट में पीछे हट गए। यहां तक कि जो लोग मैजिक इमेज स्टेज सुपर
एक्सपर्ट के बराबर थे, वे भी अपवाद नहीं थे। ये सफेद बाघ है, कितनी भयानक ताकत है। भीड़ से खतरे की चीख निकली। एक पल में चियांग झान और अन्य लोगों सहित सभी ने अपनी आंखें नए आने वाले पर टिका दी। आदमी का कद लंबा था और वो 20 फीट से अधिक लंबा था। उसके कंधे चौड़े थे और उसकी पीठ मोटी थी। उसका शरीर बाघ का और कमर भेड़िए की थी। उसके पूरे शरीर की मजबूत मांसपेशियां स्टील की तरह थी। उसकी नसें ड्रैगन और अजगर जैसी थी, जिनमें भयानक शक्ति थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने नंगे हाथों से दुनिया को नष्ट कर सकता है और दुनिया को चीर सकता है। एक उच्च श्रेणी की कलाकृति का शरीर। चियांग झान एक ही नजर में बता सकता था कि सफेद बाघ का शरीर अजेय था। यह उससे भी थोड़ा ज्यादा ताकतवर था और इस आदमी की भौहें ब्लेड की तरह मोटी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसने एक लंबा सफेद लबादा पहना हुआ था जो हवा में लहरा रहा था। हवा के फड़फड़ाने से लोगों को भव्यता और राजसीपन का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजा स्वर्ग से उतरा हो। सफेद बाघ का सामना करते हुए चियांग झान को अपने दिल में संकट की एक मजबूत भावना महसूस हुई। इससे संकेत मिलता है कि प्रतिद्वंद्वी की ताकत उससे कम नहीं थी। जिया, फेक्स्यू और एओ चांगकोंग की आंखें डर से भरी हुई थी। हालांकि उनकी ताकत एक पीक ऑफ मैजिक इमेज स्टेज योद्धा के बराबर थी, फिर भी वे सफेद बाघ के सामने अपनी हड्डियों में गहराई तक घुसने वाले दबाव को महसूस कर सकते थे। आसपास के लोग और भी ज्यादा डरे हुए थे, डर से कांप रहे थे। किसी की भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं थी। पूरा दृश्य कब्र की तरह खामोश था। यह सफेद बाघ की ताकत थी। हालांकि इससे कोई आभा नहीं निकलती थी, लेकिन राजा के रूप में इसकी सहज गरिमा पहले से ही पूरे स्थान को भर चुकी थी। हवा में सफेद बाघ ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे हुए थे और उसका हाव भाव ठंडा था। उसकी खूबसूरत आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थी। वो बेहद घमंडी था और सभी को नीची नजर से देख रहा था। उसने चारों ओर देखा। जब उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं देखा तो वो थोड़ा भौंचक्का हो गया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पुनःपूर्ति और रिचार्ज। धर्मी और शैतान दांव के अनगिनत विशेषज्ञ हॉल में एकत्र हुए थे। शुरू में माहौल जीवंत और शोरगुल वाला था, लेकिन सफेद बाघ के आने की वजह से ये मौन हो गया। इस तरह की प्रतिष्ठा जो हर किसी से ऊपर थी, वो कुछ ऐसी थी जिसका मुकाबला चियांग झान भी नहीं कर सकता था। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि ये पहली बार था जब चियांग झान नरक के 12वें स्तर पर आया था। अगर वो नरक के 11वें स्तर पर होता तो उसकी शक्ति सफेद बाघ से कम नहीं होती। इसके अलावा चियांग झान खुद पर पूरा भरोसा रखता था। नरक के 12वें स्तर का तो जिक्र ही नहीं, 13वें, 14वें, 15वें और यहां तक कि नरक की पूरी 8वीं परत भी भविष्य में उसके द्वारा हिला दी जाएगी। गड़गड़ाहट। जब चियांग झान गहरी सोच में डूबा हुआ था, अचानक आसमान में एक चौड़ी और गहरी दरार दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे चीर दिया हो और वो युद्ध के मैदान की ओर बढ़ गई। उसके बाद एक मानव आकृति तेज तलवार की तरह आसमान में चमक उठी। वो सभी की आंखों के सामने प्रकट हुई। ये वास्तव में मिस्टर चू है। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई। उन्हें आखिरी बार मिले हुए कुछ दिन हो चुके थे और अपराजेय युवा मास्टर चू हन फेंग हमेशा की तरह बेफिक्र थे। उन्होंने गोल्डन रोब पहना हुआ था। उनकी छाती पर 5 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन कढ़ाई किया हुआ था, मानो वो बादलों पर सवार होकर 9 स्वर्गों की यात्रा करना चाहते हों। उनकी आंखें, जो समुद्र जितनी विशाल थी, विशेष रूप से चमकदार थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनकी आंखों में देख सके। सबसे भयानक चीज थी वो ऊर्जा जो अपराजेय युवा मास्टर चू हानफेंग के शरीर से निकल रही थी। ये धरती को हिला देने वाली और बेमिसाल थी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई सम्राट दुनिया पर उतर आया हो और उसकी ऊर्जा पूरी दुनिया को निगल सकती हो। ये एक सच्चा राजा था, समृद्ध शक्ति साम्राज्य के राजकुमार के रूप में। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग के पास दुनिया को नीचा दिखाने और दुनिया में सबसे सर्वोच्च अस्तित्व होने का एक स्वाभाविक स्वभाव था। चियांग झान ने अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग को ध्यान से देखा और चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। इस समय अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग, उसने वास्तव में जादुई छवि चरण के पहले आकाश में कदम रखा था और उसकी ताकत अथाह थी। वो सफेद बाघ से भी अधिक शक्तिशाली था, यहां तक कि उसे भी विश्वास नहीं था कि वो बाघ को हरा सकता है। कोई नहीं जानता था कि उसके इस पुराने दोस्त को किस तरह का सौभाग्य मिला था, लेकिन उसकी साधना का आधार छलांग और सीमा से आगे बढ़ गया था। और उसकी साधना का आधार छलांग और सीमा से आगे बढ़ गया था। ये बस अविश्वसनीय था। किसी को पता होना चाहिए कि चियांग झान क्लेश पतन चरण की 10वीं परत तक साधना करने में सक्षम था और उसने एक असामान्य स्वर्गीय क्लेश का अनुभव किया था। उसने सैकड़ों रक्त क्रिस्टल को परिष्कृत किया था और सभी प्रकार की सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ें अभूतपूर्व थी। उसके बाद कभी कोई नहीं आया था, लेकिन अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने वास्तव में उसे पीछे छोड़ दिया था। यह देखा जा सकता था कि नरक 18 परत में उसने बहुत कुछ हासिल किया था। एक और जादुई छवि मंच अपराजय विशेषज्ञ। इस व्यक्ति की ताकत सफेद बाघ से लड़ने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा ये लड़ाई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शायद हम पौराणिक जनजात धर्म मूर्ति को देख सकें। जिया फेक्स्यू और एओ चांगकोंग ने एक ही समय में कहा। ऐसा कहा जाता है कि बुद्धि के जन्म के बाद जनजात दिव्य गोली को पोषित और मजबूत किया गया था। अंत में गोली टूट गई और जनजात धर्म मूर्ति का जन्म हुआ। ये एक ऊर्जा शरीर में बदल गया जो पहाड़ों को नष्ट कर सकता था और शून्य को चकनाचूर कर सकता था। यह हथेली को मोड़ने जितना आसान था और इसकी लड़ाकू शक्ति बेहद भयानक थी। जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग पहले ही क्लेश के 10वें स्तर के शिखर पर पहुंच चुके थे और किसी भी समय जादुई छवि चरण में कदम रख सकते थे। इसलिए वे अजय युवा मास्टर चू हनफेंग और सफेद बाघ के बीच लड़ाई का इंतजार कर रहे थे। आसपास के लोगों ने भी दबाव महसूस किया जो पहाड़ जितना भारी था, जिससे उनका खून और क्यूई उबल रहा था। ये एक सीधा हमला था। उनके गले पर वे सभी हैरान होकर अजय युवा मास्टर चू हनफेंग और सफेद बाघ को देख रहे थे। इन दोनों को नरक के 12वें स्तर में सर्वोच्च विशेषज्ञों के रूप में जाना जाता था और वे स्वर्ग के नीचे अजेय थे। उनमें से हर एक दिव्य पर्वत की तरह था जिस पर चढ़ना मुश्किल था और हर कोई केवल उनकी पीठ देख सकता था। आज वे शिखर पर टकराव करने वाले थे। हर कोई घबराया हुआ और उत्साहित था। वे सभी बेसब्री से इस दुनिया को चौंका देने वाली महान लड़ाई को देखने की इच्छा कर रहे थे। चू हनफेंग, तुम देर से आए हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम डरे हुए हो? सफेद बाघ ने अपनी आंखें खोली और अपनी धधकती आंखों से अजय युवा मास्टर चू हनफेंग को देखा। उसने तिरस्कार की एक झलक दिखाई। जैसे ही उसने बात की, उसने एक हिंसक और दबंग क्यूई को छोड़ दिया। ये एक बवंडर की तरह आकाश में फैल गया, जिससे आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी हिंसक रूप से फट गए। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। डर, तुम इसके लायक नहीं हो, अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने व्यंग्य किया। उसकी क्यूई बढ़ रही थी और उसका युद्ध का इरादा आसमान तक बढ़ रहा था। उसने सफेद बाघ को उदासीनता से देखा। बिना किसी डर के उसने अपनी मुट्ठी उठाई और मुक्का मारा। धमाका। बेजोड़ मुट्ठी की ऊर्जा एक उफनती नदी की तरह उमड़ी, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को डुबो दिया। भयानक ऊर्जा ने पहाड़ों और नदियों को निगल लिया और ऐसा लग रहा था जैसे ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देगी। ये 3000 ली तक फैल गया
और भूत प्रेत रो पड़े और देवता चिल्लाने लगे। सफेद बाघ का सामना करते हुए अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने सबसे पहले हमला किया। वो दबंग और दबंग था। ये न केवल उसकी ताकत का प्रतिबिंब था, बल्कि उसके आत्मविश्वास का भी प्रतीक था। अज्ञानी मूर्ख, सफेद बाघ ने एक ठंडी दहाड़ लगाई, जिससे आकाश और पृथ्वी हिल गए और शून्य बिखर गया। उसकी आंखें ठंडी थी और उसकी हत्या करने की मंशा जबरदस्त थी। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां हिंसक रूप से घुमाई और जवाबी हमला किया। भयानक मुट्ठी की ताकत दुनिया भर में फैल गई। इसकी गति अद्वितीय थी। कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता था। विशाल ऊर्जा ज्वालामुखी विस्फोट की तरह थी, जो आकाश और पृथ्वी को हिला रही थी। वातावरण राजसी था, और जहां भी वो गुजरा, उसने सभी बाधाओं को नष्ट कर दिया, और वो अजेय था। सफेद बाघ ने अपना जवाबी हमला शुरू किया। इसकी दबंग आभा आसमान तक पहुंच गई, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गई। उसने अपनी मुट्ठी की ताकत को मजबूत करने के लिए जोरदार ऊर्जा का जोरदार तरीके से इस्तेमाल किया। न केवल उसने कोई कमजोरी नहीं दिखाई, बल्कि अजय युवा मास्टर चू हनफेंग के साथ आमने सामने की लड़ाई में भी बढ़त हासिल की। आसपास के अनगिनत विशेषज्ञ अपनी सांस रोककर आसमान में हो रही भीषण लड़ाई को देख रहे थे। उनमें से हर एक को उत्तेजक पदार्थों का इंजेक्शन लगा हुआ लग रहा था, और वे बेहद उत्साहित थे। ये एक अद्भुत लड़ाई थी। सफेद बाघ और अजय युवा मास्टर चू हनफेंग की हर एक चाल में स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति थी। ये वास्तव में चौंकाने वाला था। चियांग झान ध्यान से लड़ाई देख रहा था। चाहे वो सफेद बाघ हो या अजय युवा मास्टर चू हनफेंग, दोनों की ताकत उसके बराबर थी। इस तरह की लड़ाई को देखने से उसे बहुत प्रेरणा मिली थी। जिया फिक्सू और एओ चांगकोंग पूरी एकाग्रता के साथ युद्ध के मैदान को देख रहे थे। उनकी आंखें बिना पलक झपकाए, मानो उन्हें डर था कि कोई रोमांचक दृश्य न हो। धमाका, धमाका, धमाका। धरती को हिला देने वाली आवाजों की एक श्रृंखला सुनाई दी। सफेद बाघ और अजय युवा मास्टर चू हनफेंग आसमान से जमीन तक लड़ रहे थे। वे जमीन से आसमान तक लड़ रहे थे। वे दोनों आमने सामने लड़ रहे थे, बिना किसी हिचकिचाहट के। ऐसा लग रहा था कि वे ताकत के मामले में एक दूसरे को हराना चाहते थे। दुर्भाग्य से वे दोनों बराबरी पर थे। उनमें से कोई भी दूसरे को कुछ नहीं कर सकता था। इसके अलावा चियांग झान ने यह भी पाया कि अजय युवा मास्टर चू हनफेंग के हर घूंसे में बहुत ज्यादा ऊर्जा थी। यह शक्तिशाली और दबंग था, और इसने डोंगटियन के शरीर को हिला दिया। दुर्भाग्य से जब यह सफेद बाघ के शरीर पर गिरा, तो इसने सिर्फ चिंगारी की एक श्रृंखला बनाई, और इससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। जाहिर है, साधना के मामले में सफेद बाघ थोड़ा कमजोर था, लेकिन इसकी शारीरिक सुरक्षा अजय युवा मास्टर चू हनफेंग की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत थी। ये एक प्राचीन दिव्य जानवर का लाभ था। हालांकि सफेद बाघ को हमले के मामले में अजेय कहा जाता था, लेकिन उसका बचाव काले कछुए से कमजोर था। ये ऐसा कुछ नहीं था जिसकी तुलना मानव मार्शल आर्टिस्ट कर सके। तुम मुझे सिर्फ इतनी सी ताकत से मारना चाहते हो? तुम अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंक रहे हो। सफेद बाघ ने आसमान की ओर मुंह करके एक लंबी दहाड़ लगाई। उसकी आवाज एक वज्रपात की तरह थी। उसका विशाल शरीर आसमान की ओर इशारा करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। वो शक्तिशाली और मजबूत था। उसकी दो मुट्ठियां और भी ज्यादा तीव्र ऊर्जा के साथ फूट पड़ी। वो अजय युवा मास्टर चू हनफेंग की ओर ज्वार की लहर की तरह दौड़ा, आसमान को धुंधलाकर धरती को ढक लिया। सफेद बाघ के साथ दर्जनों वार करने के बाद अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग को पता चल गया कि प्रतिद्वंद्वी एक प्राचीन दिव्य जानवर है। इसका शरीर मजबूत था और इसकी ताकत बेजोड़ थी। अगर यह जारी रहा तो भले ही वो प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठी के बल का सामना कर सके, फिर भी वो गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। आखिरकार इस दुनिया में हर किसी के पास
दिव्य जानवर के बराबर का शरीर नहीं होता। हालांकि अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग की ताकत सफेद बाघ के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन अगर वो उसके मुक्कों और लातों से मारा जाता तो परिणाम अकल्पनीय होते, जबकि उसका मन उथल पुथल की स्थिति में था। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने एक रहस्यमयी हरकत तकनीक का इस्तेमाल किया। ये हवा की तरह चलती थी जो बादलों को उड़ाती थी, तेज और निशान रहित और बेजोड़ तेज। उसने बार बार चकमा दिया। सफेद बाघ के सामने के हमले को चकमा देने के बाद उसने अचानक सफेद बाघ की पीठ पर हमला किया और घातक हमला किया। क्योंकि अपनी गति के कारण इसने शून्य में पीछे की छवियां छोड़ दी। ऐसा लग रहा था कि दर्जनों अजेय युवा मास्टर चू हनफेंग एक ही समय में हमला कर रहे थे, और ये एक अत्यंत दृश्य प्रभाव था। सफेद बाघ ने खतरे को भांप लिया और एक बैकहैंड मुक्का मारा। इस कदम ने दुश्मन को आश्चर्यचकित कर दिया। इसने बिना किसी तैयारी के अचानक तूफान की तरह हमला किया। बिना किसी चेतावनी के अचानक अंतरिक्ष में बिजली चमक उठी। इससे बचना असंभव था। अगर यह कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसे ये मुक्का लग जाता। वो या तो मर जाता या घायल हो जाता। हालांकि अजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने आखिरी क्षण में पलटकर मुक्के को पूरी तरह से चकमा देते हुए वापस उड़ गया। धमाका, 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 एक के बाद एक धमाकों की आवाज आई। हालांकि अजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने सफेद बाघ के मुक्के से बचकर निकल लिया था, लेकिन आसपास का स्थान और समय नष्ट हो गया था। हर कोई हैरान और भयभीत था। सफेद बाघ की ताकत बहुत शक्तिशाली थी। उसका एक हल्का सा मुक्का उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकता था, और उससे बचाव करना असंभव था। इसी तरह अजेय युवा मास्टर चू हनफेंग भी उससे कमजोर नहीं था। उसकी चालढाल लचीली और लचीली थी। उसकी गति बिजली की तरह तेज, अप्रत्याशित और अप्रत्याशित थी। वो किसी भी समय खतरे से बच सकता था। लड़ाई अभी भी भड़की हुई आग की तरह चल रही थी। चियांग झान भी सफेद बाघ और अजेय युवा मास्टर चू हनफेंग की शक्तिशाली ताकत से हैरान था। इस बार उनकी लड़ाई को अजेय कहा जा सकता है। ये आत्मा को झकझोर देने वाली और दुनिया को हिला देने वाली थी। चू हनफेंग, अगर तुम में क्षमता है तो छिपो मत। क्या तुम्हें हंसी का डर नहीं है? सफेद बाघ आसमान की ओर दहाड़ा। उसकी आवाज गर्जने जैसी थी, जिसने डोंगटियन को जमीन पर गिरा दिया। भले ही उसका शरीर मजबूत था, उसकी ताकत अजेय थी, लेकिन उसकी चालढाल की तकनीक अजेय युवा मास्टर चू हनफेंग जितनी चुस्त नहीं थी। इसलिए जब उसने देखा कि उसका प्रतिद्वंदी बार बार उसके हमलों से बच रहा है, तो उसने तुरंत अपनी उकसाने वाली रणनीति का इस्तेमाल किया। दानव साधक ने 4 अंग और एक सरल दिमाग विकसित किया है। सफेद बाघ, तुम्हारी छोटी सी योजना मुझसे छुपी नहीं रह सकती, लेकिन मैं वास्तव में तुमसे नहीं डरता। अजेय युवा मास्टर चू हनफेंग एक नजर में ही समझ गए कि सफेद बाघ क्या करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने व्यंग्य किया। उनके दोनों हाथों ने हवा में पकड़ने का इशारा किया। हवा में से 2 चमकदार और चमचमाते बॉक्सिंग दस्ताने प्रकट हुए। ये 2 बॉक्सिंग दस्ताने आसमान में सबसे चमकीले सितारों की तरह थे। धधकती रोशनी ने आसपास के स्थान और समय को रोशन कर दिया। आसपास के विशेषज्ञ इतने उत्साहित थे कि उन्होंने अस्थायी रूप से अपनी दृष्टि खो दी। एक शीर्ष श्रेणी का खजाना बॉक्सिंग दस्ताने। चियांग झान की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। अजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने 2 बॉक्सिंग दस्ताने निकाले थे। ये वास्तव में एक शीर्ष श्रेणी का खजाना था। इस स्तर के खजाने में अद्वितीय दिव्य शक्ति थी। भूत रो रहे थे और देवता चौंक गए थे। हालांकि ये भगवान वध करने वाले ब्लेड जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन ये सफेद बाघ से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक था। आखिरकार सफेद बाघ का शरीर भी एक शीर्ष श्रेणी का खजाना था। अजेय युवा मास्टर चू हनफेंग
उसी ग्रेड के 2 बॉक्सिंग दस्ताने खजानों के साथ आसानी से इसका मुकाबला कर सकते थे। जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग हैरान थे। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग की ताकत पहले से ही उनसे अधिक मजबूत थी। अब जब उसने एक सर्वोच्च श्रेणी का खजाना बॉक्सिंग दस्ताने निकाल लिया था, जिसमें से 2 को एक साथ मिला दिया गया था, तो उसकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेगी। सौभाग्य से सफेद बाघ युद्ध के मैदान में था। अगर वे होते तो वे निश्चित रूप से हार जाते। उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी के सबसे मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में चियांग झान की प्रशंसा करने के अलावा उन्होंने कभी किसी को अपनी नजर में नहीं रखा था। यहां तक कि काला कछुआ, मोतियान, जुवुशांग और अन्य लोग भी केवल उससे डरते थे। हालांकि जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग ने आज सफेद बाघ और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग की ताकत देखी थी। एक जबरदस्त दबाव बनाया गया था। हालांकि सफेद बाघ में असाधारण प्रतिभा थी, लेकिन कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वास्तव में यह बिल्कुल काले कछुए की तरह था। मोतियान, जुवुशांग और अन्य एक दूसरे के बराबर थे। यह कल्पना की जा सकती थी कि वे प्रतिभाशाली लोग अब कम से कम मैजिक इमेज स्टेज अपराजेय विशेषज्ञ थे। इसके विपरीत, हालांकि वे इस समयावधि के दौरान लगन से साधना कर रहे थे और उनकी ताकत तेजी से बढ़ रही थी, फिर भी वे धर्मी और शैतान दांव की 2 सबसे मजबूत प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत कमजोर थे। एक पल में जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग ने अपना मन बना लिया। उन्हें भविष्य में अपनी साधना में और अधिक मेहनत करनी थी और जितनी जल्दी हो सके जादुई छवि चरण को तोड़ने का प्रयास करना था। ऐसा करके ही वे उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी के शिखर पर खड़े हो सकते थे। आसपास के लोगों की आंखें सदमे और सदमे से भरी हुई थी। शुरू में उन्होंने सोचा कि अजय युवा मास्टर चू हनफेंग नुकसान में है, वो सफेद बाघ का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन अब वे बॉक्सिंग दस्ताने से आने वाले अद्वितीय दबाव को महसूस कर सकते थे। सर्वोच्च श्रेणी का खजाना जिसे अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने निकाल लिया था। उनके दिमाग में विचार तुरंत पलट गए। हर कोई इस अजय युद्ध को उत्साह से देख रहा था और उनके चेहरे घबराहट से भरे हुए थे। विलुप्त होने की दिव्य मुट्ठी, भीषण युद्ध के बीच अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने जोर से दहाड़ लगाई, जिससे पूरी दुनिया हिल गई। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। उसने अपना शरीर सीधा किया, जैसे कि कोई सम्राट चारों समुद्रों पर उतर आया हो। उसने दुनिया को नीचे देखा और उसके शरीर से भयानक ऊर्जा निकली, जिससे पहाड़ ढह गए और समुद्र उलट गए। ये बढ़ता गया और ऐसा लगा जैसे ये आकाश को डुबो देगा। धमाका, धमाका। अगले ही पल अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने अपनी दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा और उसके मुक्कों की ताकत भयंकर और हिंसक थी। उसका दबंग आभा आसमान तक बढ़ गया। 2 शीर्ष श्रेणी के खजाने, बॉक्सिंग दस्ताने ने एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित की। ऐसा लग रहा था जैसे असंख्य दिव्य इंद्रधनुष सभी दिशाओं में फैल रहे हों, आकाश और पृथ्वी को भेद रहे हों, आसपास के शून्य को नष्ट कर रहे हों और उसे बार बार विस्फोटित कर रहे हों। यह ध्वनि अत्यंत चौंकाने वाली थी। असीम मुट्ठी बल एक बाढ़ की तरह था, जो एक बांध को तोड़कर सफेद बाघ की ओर भयंकर रूप से टूट रहा था। लाखों सितारों की तरह दिखने वाले घने ऊर्जा क्रिस्टल इसके भीतर दिखाई दिए। अरबों गर्जने वाले आभा क्रमिक रूप से फट गए, एक विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, जो स्वर्ग को नष्ट कर सकता था और पृथ्वी को बुझा सकता था। यह स्पष्ट था कि यह एक दबंग उच्च स्तरीय युद्ध कौशल था। भयानक ऊर्जा ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया, हर जगह तबाही मचा दी। हर किसी को दुनिया के अंत का डर महसूस हुआ। उनमें से हर अवाक अवाक था। पसीना बारिश की तरह बह रहा था और उनमें से कुछ कांपने से खुद को रोक नहीं पाए। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग के 2 घूंसे बहुत भयानक थे। यहां तक कि सफेद बाघ की आंखों में भी
एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। हालांकि वो आखिरकार एक प्राचीन दिव्य जानवर था और सबसे शक्तिशाली दिव्य जानवर का राजा था। एक अभिमानी स्वभाव के साथ उसने चारों समुद्रों को देखा। न केवल उसे कोई डर नहीं था, बल्कि वो बहादुर और निडर था। जब वो अजय युवा मास्टर चू हनफेंग की ओर बढ़ा तो उसकी आभा इंद्रधनुष की तरह थी। बाघ राजा दिव्य मुट्ठी, सफेद बाघ की आभा एक शक्तिशाली व्यक्ति की तरह थी और उसकी दिव्य शक्ति अद्वितीय थी। उसने दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा और दो लहरें आसमान में ज्वार की तरह बह गई। इस समय हवा और बादल उमड़ रहे थे और आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। आसपास का स्थान ढह गया और पाउडर में बदल गया। दो शक्तिशाली ऊर्जाएं बवंडर की तरह थी और एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। स्वर्ग और पृथ्वी में तबाही मचाने वाले दो दिव्य ड्रैगन की तरह वे अजय राजकुमारी चू हनफेंग की मुट्ठी की शक्ति से आमने सामने मिले। दहाड़ दहाड़, ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में अरबों क्रूर बाघ दहाड़ रहे हों। रोलिंग साउंड वेव ने मौजूद सभी लोगों के दिलों को हिला दिया। शून्य में एक बाघ की शक्ति ने स्वर्ग को हिला दिया। यह 10,000 जानवरों को डरा सकता था, पहाड़ों और नदियों को खा सकता था और दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं था। सफेद बाघ ने एक शक्तिशाली जवाबी हमला किया। इसकी लड़ाई की मंशा बहुत तेज थी और इसकी आभा अजेय थी। इसने वास्तव में एक दिव्य जानवर राजा के अद्वितीय आचरण को प्रकट किया था। चियांग झान ने भावना से आह भरी। उसने एक बार पहले भी अजय युवा मास्टर चू हनफेंग द्वारा मुट्ठी तकनीक का इस्तेमाल देखा था। एक बार जब अरबों ऊर्जा क्रिस्टल फट जाते तो वे पहाड़ों को नष्ट कर देते और पृथ्वी को चकनाचूर कर देते। शक्ति अविश्वसनीय थी। इसके अलावा ने मैजिक इमेज स्टेज अपराजय विशेषज्ञ की ताकत के साथ मुट्ठी तकनीक को अपनी सीमा तक धकेल दिया था कि शक्ति अभूतपूर्व थी। यहां तक कि उसे भी भरोसा नहीं था कि वो इससे बचाव कर सकता है। इसी तरह सफेद बाघ द्वारा मुट्ठी तकनीक का इस्तेमाल और भी भयानक था। ये एक ऐसी शक्ति थी जो दुनिया की हर चीज को नष्ट कर सकती थी। ये अपराजय युवा मास्टर चू हनफेंग की मुट्ठी तकनीक से भी अधिक शक्तिशाली था। चियांग झान ये नहीं देख पा रहा था कि इन दो लोगों के बीच भीषण युद्ध में कौन अधिक शक्तिशाली था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें से प्रत्येक के पास अपने अपने फायदे थे। अपराजय युवा मास्टर चू हनफेंग के पास न केवल एक सर्वोच्च श्रेणी का खजाना बॉक्सिंग दस्ताने था, बल्कि उसके पास एक सर्वोच्च श्रेणी का खजाना भी था। इसके अलावा वो जिस साधना तकनीक की साधना कर रहा था वो बहुत उच्च स्तर की थी, विशेष रूप से दिव्य मार्शल 7 परिवर्तन जो रहस्यमय और अप्रत्याशित था। इसकी शक्ति किसी की कल्पना से परे थी। यदि वो शीर्ष युद्ध शक्ति का उपयोग करता तो कोई नहीं जानता था कि ये कितनी शक्तिशाली होगी। जहां तक व्हाइट टाइगर की बात है, उसके 10 विशेष वंश थे और उसकी जन्मजात प्रतिभा युगों युगों में दुर्लभ थी। जहां तक ये सवाल है कि कौन अधिक शक्तिशाली था और कौन कमजोर, ये अंतिम क्षण तक बताना मुश्किल होगा। धमाका, धमाका, धमाका।